हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम साइंस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो आपका जो भी नियर बाय एग्जाम होगा, चाहे 68 बीपीएससी पीसीएस का एग्जाम हो या बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, जिसमें साइंस पूछा जाता है, उन सब एग्जाम के लिए आपके लिए ये क्वेश्चन सब बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड रहेगा। क्योंकि हम जो क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करेंगे ये बीपीएससी के एक एग्जाम में पूछा गया है और देखिएगा कि यहाँ बहुत सारा क्वेश्चन जो है रिपीटेड है। इसी क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेगा और मेरा अनुभव है दोस्तों, बीपीएससी में आपका बहुत सारा क्वेश्चन जो है वहाँ जो पूछा जाता है, आगे जो भी एग्जाम होगा उसमें रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। और 68 पीसीएस में दोस्तों, बीपीएससी के पीसीएस में तो आप जानते हैं नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो साइंस का पोर्शन बहुत ज़्यादा आसान रहता है। साइंस में आप पूरा का पूरा नंबर उठा सकते हैं। ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों पोर्शन से जो क्वेश्चन रहता है बहुत इजी क्वेश्चन रहता है। लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको निगेटिव मार्किंग से बच जाएंगे। यहाँ पर आपको पूरा नंबर मिलने की संभावना है। ओके, तो इस पर दोस्तों हम लास्ट डे कुछ वीडियो भी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस किए थे पिछले दिन दोनों, और आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। ये से 51 से हम 67 तक कर लिए थे। यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है दोस्तों, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे से डिस्कस करते हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके पिछला क्वेश्चन देख सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए 68 क्वेश्चन है, वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला घटक कौन है? मतलब सबसे ज़्यादा जो एयर में कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है सबसे अबंडेंट मात्रा में पाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं नाइट्रोजन। ये सब आसान क्वेश्चन है और इस बार से नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। तो अगर छोटा सा भी गलती हो जाता है तो आपका जो भी अच्छा क्वेश्चन सही किए थे दोस्तों, वहाँ जो नंबर आप उठा रहे थे उसमें से भी नंबर नेगेटिव चल जाएगा। तो आपको मतलब नहीं कहते कि फूक फूक के कदम बढ़ाना पड़ेगा। तो जो भी क्वेश्चन सॉल्व करें अब एकदम कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करें कि हमारा ये सही होगा। गलत ठीक मारेंगे आपका नंबर कट जाएगा। तुक्काबाजी अब नहीं चलने वाला है। पहले तुक्का मार देते थे, गलत हो गया कोई फर्क नहीं, लेकिन अब जो अगर गलत होगा तो आपका जो है ओरिजिनल नंबर में से नंबर कट जाएगा, तो आपका नंबर बहुत कम आएगा। इसलिए आप अच्छे से सीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समस्थानिकों के बारे में गलत है? समस्थानिक मतलब आइसोटोप्स के बारे में कौन सा कथन जो है गलत है? आइसोटोप आप जानते हैं दोस्तों, प्रोटॉन का नंबर सेम हो, मतलब प्रोटॉन का नंबर सेम हो तो एटॉमिक नंबर सेम हो। एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास डिफरेंट हो सकता है। ओके, एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो सकता है। देखिए उनके विभिन्न भौतिक गुण हैं, ये तो बिल्कुल सही बात है। उनके समान रासायनिक गुण है। एटॉमिक नंबर जब सेम है तो मतलब एक ही प्रकार का एलिमेंट होगा। ओके, तो उनके रासायनिक गुण भी समान होगा। आवर्त सारणी में उनका अलग स्थान है, ये गलत है। आवर्त सारणी में जैसे आप आइसोटोप की बात करें, हम हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप है, H11, H12 और H13, जिसको प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम भी कहते हैं। तो इसके लिए पीरियोडिक टेबल में देखिएगा आपके हाइड्रोजन का तीन स्थान नहीं दिया गया है, एक ही ग्रुप में है दोस्तों। ग्रुप नंबर फर्स्ट में हाइड्रोजन फर्स्ट मेंबर ही है, तो एक ही जगह इसका स्थान दिया गया है। चाहे हाइड्रोजन का आइसोटोप हो, कार्बन का आइसोटोप हो, किसी का भी, सबका लगभग बहुत सारे एलिमेंट का आइसोटोप है, ऑक्सीजन का भी है, लेकिन सबको एक ही जगह पर पीरियोडिक टेबल पर स्थान दिया गया है, अलग अलग स्थान नहीं है। तो ये गलत है हमारा कि कौन गलत है? तो आवर्त सारणी में उनका अलग स्थान है, ये गलत है। द्रव्यमान संख्या बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल सही बात है। जो आइसोटोप होते हैं उसमें प्रोटॉन का नंबर सेम होता है, याद रखिएगा। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है तो प्रोटॉन का नंबर सेम होता है, न्यूट्रॉन का अलग अलग नंबर अलग अलग हो सकता है, जिसके कारण एटॉमिक मास उसका डिफरेंट रहता है। ऑल राइट, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, वे पदार्थ जो जल में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। देखिए हाइड्रोक्सिल आयन मतलब OH माइनस। एक आपसे पूछेगा कि हाइड्रोजन आयन देते हैं, तो जो एसिड होता है जिसको अम्ल कहते हैं, एसिड को अगर हम पानी में डिजोल्व करेंगे तो वो क्या देंगे हमको? H+ आयन देगा। और जो बेस होता है दोस्तों, जिसको क्षार कहते हैं, ओके, बेस मतलब क्षार जिसको कहते हैं, वो पानी में क्या देगा? OH- आयन देगा। इसी को हम हाइड्रोक्सिल आयन भी कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजुअली एग्जाम में पूछ देता है, स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है क्षार होगा या अम्ल होगा, या तो क्षार होगा या अम्ल होगा। तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन आयन के बारे में बोले, H+ आयन के बारे में बोले तो वो एसिड होगा, और हाइड्रोक्सिल आयन मतलब OH- मतलब बेस। उदासीन बिलियन का पीएच कितना होता है? कई बार बीपीएससी ने अपने एग्जाम में पूछा है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। तो 7, जो मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन है उसका पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। ओके, मान लीजिए ये पीएच स्केल है, सोरेनसन ने इसको डिस्कवर किया था। 7 से नीचे वाले को हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। 0 को जितना करीब जाएगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, और 7 से 14 वाले के बीच को हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। जो 14 के जितना करीब होगा वो हमारा बेस होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। गेहूं, चावल और शहद किसके स्रोत हैं? जो आपका वीट है, राइस है और जो हनी है, ये किसके स्रोत हैं? प्रोटीन के? बिल्कुल नहीं। प्रोटीन का बेस्ट स्रोत क्या है आपका? पल्सेस, दाल हो सकता है। वाइटामिन्स आपका यूजुअली जो आपका जो फ्रूट हो सकता है, वेजिटेबल्स हो सकता है, वहाँ से हमको वाइटामिन्स मिलता है।
लिपिड ये नहीं हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट दोस्तों, गेहूं, चावल और शहद किसके स्रोत है? तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है, जिसको हम ग्लूकोज भी यूजुअली कह देते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है गेहूं, चावल और शहद। तो अक्सर लोग कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं। एनर्जी सबसे ज़्यादा तो यहाँ से हमको नहीं मिलता है, लेकिन हाँ जल्दी, क्योंकि इस समय ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए ये सब चीज़ खाने पर आदमी को मतलब जल्दी एनर्जी मिलता है, कह सकते हैं। ज़्यादा के लिए तो आपको प्रोटीन खाना पड़ेगा, फैट खाना पड़ेगा, जिसको कोई नॉन वेजिटेरियन हो तो मीट वगैरह सब खाता है, उसमें बहुत ज़्यादा होता है। डीएनए और आरएनए, डीएनए और डैश दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड है। देखिए डीएनए और आरएनए, जो हमारा डीएनए है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा है आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये एक दो प्रकार का क्या है? तो न्यूक्लिक एसिड है। क्या है? तो न्यूक्लिक एसिड है, ओके, जिसमें नाइट्रोजन बेस होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से दोनों आपस में लिंक होता है, ओके। पेंटोज शुगर, जिसमें डीएनए में क्या होता है? डिऑक्सी राइबोज शुगर होता है, राइबोज में राइबोज शुगर होता है, जिसको पेंटोज शुगर कहते हैं। तो दोनों में क्या होता है? दोनों क्या है? तो न्यूक्लिक एसिड है। किसी में दोनों होता है, डीएनए आरएनए दोनों में पाया जाता है। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर देखें, सेल के अंदर देखें, तो डीएनए आरएनए दोनों पाया जाता है। वायरस यूजुअली क्या होता है? तो आरएनए वायरस होता है। जैसे एचआईवी वायरस के बारे में पूछ सकता है कि जो ह्यूमन इम्यूनो वायरस है, जिसके कारण क्या होता है? तो एड्स इसी के कारण होता है। तो ये क्या है? एक प्रकार का आरएनए वायरस है। इसके अंदर क्या होता है? आरएनए है। कोविड 19 के समय आप जो सुनते हैं दोस्तों, वायरस जो है कोरोना वायरस, वो क्या होता है? आरएनए होता है। आरएनए बहुत ज़्यादा मतलब स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल होता है। यही कारण कि अपना जो है रेप्लिकेशन बहुत जल्दी करते रहता है और अपने फॉर्म को ट्रांसफॉर्म कर लेता है बहुत जल्दी, मतलब अपने को बदल लेता है, इसलिए इसको पकड़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। डीएनए रहता तो डीएनए स्टेबल होता है, ये ज़्यादा उतना खतरनाक नहीं होता है। तो दोनों आपस में क्या है? तो न्यूक्लिक एसिड, याद रखिए डीएनए और आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, ओजोन अपक्षय के कारण होता है, मतलब ओजोन डिप्लेशन का क्या कारण हो सकता है? तो सॉरी, ओजोन डिप्लीशन के कारण क्या हो सकता है? कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये। ओजोन में अगर डिप्लीशन हो जाए, आप जानते हैं कि ओजोन का लेयर है दोस्तों स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल जिसको कहते हैं, ओके। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन का मतलब लेयर है। अगर इसमें छेद हो जाए तो जो अल्ट्रावायलेट रे है सन से जो अल्ट्रावायलेट रे है, ये डायरेक्ट अर्थ पे आ जाएगा। और अर्थ में यूज में मैक्सिमम क्या है? तो ह्यूमन का ही पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो स्किन पे पड़ेगा तो हमको क्या कर सकता है? तो स्किन कैंसर कर सकता है, त्वचा कैंसर या स्किन कैंसर उसको कर सकते हैं, ये कर सकता है। तो इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन लेयर है वो हमको अल्ट्रावायलेट रे से प्रोटेक्ट करता है, वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, अर्थ पर नहीं पहुँचने देता है। तो ये 24 का ए। जल में द्रव्यमान के अनुसार, जल में अगर मास के अनुसार देखें तो वेट के अनुसार, द्रव्यमान के अनुसार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना? देखिए जल मतलब क्या? H2O। इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना है? तो हाइड्रोजन हो गया 2 और ऑक्सीजन का वेट कितना होता है? 16 होता है, ओके। तो रेशियो कितना हो जाएगा? 1:8। तो हमसे पूछा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन आपका 1 है, ऑक्सीजन आपका 8 है, तो 8:1। कोई स्टूडेंट्स अगर निकाले तो 1:8 निकल जाएगा, लेकिन 1:8 क्या है? आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो 8:1। 25 का सी करेक्ट है। 76 देखिए, संयुक्त अवस्था में उपस्थित धातु कहलाती है द मेटल प्रेजेंट इन कंबाइंड स्टेट। जो मेटल कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? खनिज। याद रखिएगा, जो मेटल कंबाइंड स्टेट में संयुक्त अवस्था में पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। ऑल राइट, 76 का सी। 77, इलेक्ट्रॉन अपनी ज़मीनी ऊर्जा अवस्था में, जो इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट में होता है दोस्तों, ग्राउंड स्टेट में, ये आपका क्लास 9th के एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ओके। तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा है। एनसीईआरटी हमने इस पर एक सीरीज भी चलाया था, एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछता है। अब जो ट्रेंड बना है कि एनसीईआरटी से वो क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए, तो जो जब इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट में होता है तो वो ऊर्जा को विकिरणित नहीं करता है, मतलब ऊर्जा रेडिएट नहीं करता है। यही तो था जो आपका स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो किया था, रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था दोस्तों, जिस पे गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जो किया था, तो उसके अनुसार जो है इलेक्ट्रॉन अपने मतलब रोटेट करते रहता है, अपने ऑर्बिट में रोटेट करते रहता है। तो रोटेट करेगा तो एनर्जी को लॉस करेगा, तो जैसे ही उसका सारा एनर्जी लॉस कर देगा तो उसको तो मतलब न्यूट्रॉन में अंदर आके गिर जाना चाहिए, तो विस्फोट हो जाना एक प्रकार के, मतलब एटम स्टेबल नहीं रह सकता है। इसका यही था कि एटम को स्टेबल नहीं रहना चाहिए। ये कैसे होता है? तो इलेक्ट्रॉन जब अपने ग्राउंड स्टेट में होता है तो किसी प्रकार का एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। याद रखिएगा, ऊर्जा विकिरणित नहीं करता है। तो 77 का सी है। 9th में एक्सपेरिमेंट है, एटॉमिक चैप्टर आप पढ़ेंगे जब एटम के बारे में, उसमें। 78 देखिए, स्याही पानी में जो है आपका इंक जो है पानी में स्प्रेड कर जाता है। इंक को आप अगर पानी में डालिएगा तो क्या करेगा? पूरे पानी में फैल जाएगा। ये किसके कारण होता है? तो डिफ्यूजन, विसरण आप जानते हैं, जब माँ जो है कि मदर आप घर में खाना बनाती रहती, दोस्तों आप कहीं दूसरी जगह हैं, बाहर में है, कहीं थोड़ा दूरी पे है, मदर का किचन में खाना बनाती रहती है,
और आपके कुछ मनपसंद का चीज़ बन रहा हो या आपको पता भी नहीं किचन में क्या बन रहा है, लेकिन आप दूर भी रहते हैं तो आपको जो है स्मेल पता चल जाता है, आप पता कर लेते हैं कि किचन में आज क्या बन रहा है। ऑल राइट, ये किसके कारण होता है? डिफ्यूज़न के कारण होता है। डिफ्यूज़न में क्या होता है, यहाँ से जो भोजन से जो स्मेल निकला वो एयर के साथ, एयर में बहुत ज़्यादा, क्यों हम जानते हैं कि गैसेज में जो है डिफ्यूज़न का प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है, तो ये उसके साथ मिलके, उसका पार्टिकल मिलके और पूरे मतलब एरिया में फैल जाता है, जिसको हम क्या करते हैं, विसरण या डिफ्यूजन है, वही आपके पास आता है तो आपको पता चल जाता है। सेम चीज़ यही होता है कि जब हम पानी में स्याही को डालते हैं, हमारे पास ग्लास में पानी है, उसमें हम स्याही को अगर डालते हैं तो ये पूरा डिफ्यूजन हो जाता है, पूरा फैल जाता है, तो डिफ्यूजन के कारण ये फैल जाता है। 78 का ए। 79 देखिए, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक सदैव बराबर होता है। किसी भी द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट ऑलवेज इक्वल टू, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर एटॉमिक नंबर पूछा है दोस्तों, एटॉमिक नंबर, एक एटॉमिक नंबर होता है, दूसरा होता है एटॉमिक मास, मतलब जिसको द्रव्यमान कहते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर जितना भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, नाभिक के विद्युत आवेश, जैसे इसको हम अच्छे से समझे, मान लीजिए ये हमारा एटम है, एटम के बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और एटम के अंदर क्या होता है, तो ये आपका एक होता है न्यूक्लियस, जिसको हम नाभिक कहते हैं। इसके अंदर प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। तो मान लीजिए ये हमारा ऑक्सीजन का एटम है, तो ऑक्सीजन का हम जानते हैं एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, एटॉमिक वेट कितना होता है, 16 होता है। ओके, 8 क्या बताता है, 8 बताता है कि इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितना है, 8 है। और कोई भी एटम न्यूट्रल है, मतलब स्टेबल स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में है, स्टेबल स्टेट में है, तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, तो हमको नाभिक के जो विद्युत आवेश है, ये आपका न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन पर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो विद्युत आवेश जितना होगा वही उसका एटॉमिक नंबर बताएगा। और 16 क्या बताता है, ये हमको मास बता दो, तो एटॉमिक मास ये क्या होता है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का एडिशन होता है। केमिस्ट्री से ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। यूजुअली स्टूडेंट जो है इसमें गड़बड़ कर देते हैं, उनको मास और नंबर में थोड़ा डिफरेंस वहाँ पर एग्जाम में थोड़ा एग्जाम का प्रेशर भी रहता है ना, इसके कारण गलती हो जाता है, तो आप इस चीज़ों को अच्छे से समझें। तो नाभिक के विद्युत आवेश में, नाभिक के जो विद्युत, जो न्यूक्लियस के अंदर जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है वही उसका एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। परमाणु भार तो हो ही नहीं सकता है, नाभिक भार तो ही, नाभिक का भार, न्यूक्लियस का भार हो गया आपको एटॉमिक मास बता देगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का संख्या, और नाभिक के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 80 है, रक्त के थक्के से संबंधित एक कारक है, मतलब वह कौन सा ऐसा फैक्टर है जो ब्लड के क्लॉटिंग से रिलेटेड है, तो विटामिन के। विटामिन के जो है आपका फाइलोक्विनोन भी इसको कहते हैं, ये आपका ब्लड के क्लॉट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। विटामिन सी स्कर्बी, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन ई रेटिनॉल, कॉमन नाम कभी कभी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल अनेक डैश का मिश्रण है, पेट्रोल इज ए मिक्सचर ऑफ मैनी, क्या है, तो हाइड्रोकार्बन, आपने पढ़ा होगा कई सारा हाइड्रोकार्बन का पेट्रोल क्या है, तो मिक्सर है। आपने ऑक्टेन नंबर के बारे में पढ़ा होगा, पेट्रोल का प्यूरिटी हम किससे डिटरमाइन करते हैं, तो ऑक्टेन नंबर से। तो हाइड्रोकार्बन आपका प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, ये सब जो होता है एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, तो कई सारे हाइड्रोकार्बन का ये क्या है, तो मिश्रण है पेट्रोल। 81 का ए। 82, विटामिन के डैश एस्कर्बिक एसिड भी कहा जाता है, किसको एस्कर्बिक एसिड भी कहा जाता है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, विटामिन सी को एस्कर्बिक एसिड भी कहा जाता है। ओके, तो विटामिन सी, और विटामिन सी का सबसे बेस्ट स्रोत आपका लेमन हो सकता है, जो भी खट्टा फल है वहाँ से आपको मिल सकता है। 83 देखिए, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग लोगों का सीधे तौर पर उपचार करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, मतलब इसमें से आप किसका प्रयोग लोगों को डायरेक्ट ट्रीट करने के लिए नहीं कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली बात है मलेरिया रोधी, ये तो दोस्तों हम कर सकते हैं। कोई पेशेंट अगर मलेरिया है, किसी को मलेरिया हो गया, तो जो भी एंटी मलेरियल ड्रग है हम उसको दे सकते हैं। डिसइंफेक्टेंट, हम सब अपने घर में डिसइंफेक्टेंट को यूज़ करते हैं, हो सकता है मान लीजिए कॉकरोच आ गया है तो कॉकरोच को मारने के लिए डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करते हैं, कभी पोछा मारने के लिए डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि आदमी का इलाज करने के लिए हम डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करते हैं, ये गलत है। एंटीबायोटिक्स, बिल्कुल एंटीबायोटिक्स हम सभी यूज़ करते हैं, कभी कभी अगर सीवियर पेन हो जाए या और भी बहुत सारे केसेस में जो डॉक्टर वगैरह प्रेस्क्राइब करते हैं, एंटीबायोटिक्स हम लोग यूज़ करते हैं। एंटीसेप्टिक भी यूज़ करते हैं, मान लीजिए कहीं कट गया, कहीं जल गया, तो हम कई सारे मेडिसिन वगैरह मार्केट से खरीद के लाते हैं जिसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होता है, तो ये हमको ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। कीटाणुनाशक जो भी दवाई है, ये डिसइंफेक्ट जो भी है, उसका इस्तेमाल आदमी को ट्रीट करने के लिए नहीं किया जाता है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ऑल राइट। 84 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन है, इसमें से कौन जो आपका केमिकल चेंज है,
केमिकल चेंज में दोस्तों आज मतलब बिल्कुल है जो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए। प्रोडक्ट से हम रिएक्टेंट नहीं बना सकते हैं। तो खाना पकाना बिल्कुल, जो खाना हमारा बन गया है, मान लीजिए सब्जी से हमारे पास रॉ वेजिटेबल था, गोभी था दोस्तों, उससे हमने सब्जी बना दिया है, क्या उससे आप फिर दोबारा वो गोभी ला सकते हैं? नहीं। तो ये हमारा बिल्कुल है, खाना पकाना अपने आप में एक केमिकल चेंज है। भोजन का पाचन, डाइजेशन ऑफ फूड, बिल्कुल ये भी क्या है, एक प्रकार का केमिकल प्रोसेस है। डाइजेशन ऑफ फूड में रेस्पिरेशन में आपने पढ़ा होगा कि हम जो भी खाना खाते हैं उसको पहले अच्छी तरह से पचाते हैं पेट में, उससे उसका जो रस निकालते हैं, रस को फिर वो सेल में जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया उसको एनर्जी वहाँ से जनरेट करती है। तो हम वहाँ से रिवर्स नहीं कर सकते हैं, उससे जो भी हमने खाना खाया था माइटोकॉन्ड्रिया से हम वो चीज़ दोबारा ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो भोजन का पचना भी अपने आप में केमिकल चेंज है। पानी का जमना, इन दिनों जो ठंडा पड़ा था आपने देखा था वहाँ, जैसे अमेरिका कनाडा में अब बॉम्ब चक्रवात आया था दोस्तों, बॉम्ब साइक्लोन वहाँ पर आया था, तो -40-45 डिग्री सेल्सियस तापमान वहाँ पर हो गया था, मतलब पूरा का पूरा बर्फ जम गया था। और वही जब टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा तो एकदम सैलाब आ गया, पानी का सैलाब आ गया, मतलब बाढ़ आ गया। तो पानी का जमना, पानी यदि जम गया है तो फिर उससे हम पानी बना सकते हैं। ओके, मतलब बर्फ बन गया है तो हम पानी बना सकते हैं। तो अपने आप में क्या फिजिकल चेंज है, दोबारा हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये तो हमारा केमिकल चेंज नहीं होगा। पानी को गर्म किया जाना, पानी अगर गर्म हो गया तो फिर बाद में ठंडा हो सकता है। ओके, अपने इनिशियल फॉर्म में आ सकता है। तो ये भी हमारा केमिकल चेंज नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड सही है जो हमारा केमिकल चेंज है। ओके, 84 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपाउंड, इसमें से आपका एक कंपाउंड कौन नहीं है। देखिए सोडियम क्लोराइड NaCl एक कंपाउंड है। सोडियम और क्लोराइड का अगर हम एक निश्चित प्रोपोर्शन रखते हैं तो ये हमारा कंपाउंड बनता है, सोडियम और क्लोरीन का। चौक दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट होता है चौक, तो ये हमारा कंपाउंड है। अमोनिया NH3 अमोनिया होता है, ये भी हमारा कंपाउंड है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन अगर एक इक्वल प्रोपोर्शन में मिले 1:3 के रेशियो में तो हमारा कंपाउंड बनता है। दूध, दूध के बारे में दोस्तों आप इस प्रकार का फॉर्मूला आप यूज़ नहीं कर सकते। आपने सुना भी होगा दूध के बारे में। दूध क्या है, एमल्सन है। दूध क्या हमारा एमल्सन है। ओके, इसको कहते हैं सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो होता है हमारा मलाई होता है, या वो क्या को सॉल्वेंट मतलब पानी के अंदर होता है। आपने इमल्सन कभी पढ़ा होगा तो यही होता है। तो दूध हमारा कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड में क्या होता है, मतलब एक इक्वल प्रोपोर्शन में दो एलिमेंट अगर मिलते हैं तो दो या दो से अधिक भी एलिमेंट मिल सकते हैं, तब जो बनता है उसको हम कंपाउंड करते हैं। तो 85 का ए। 86 बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजुअली एग्जाम में पूछ लेता है, स्टूडेंट गड़बड़ कर देते हैं, जैसे कि मैंने भी गड़बड़ कर दिया था दोस्तों। देखिए, शराब पीकर गाड़ी चलाने की जांच के लिए, कोई व्यक्ति अगर शराब पी के गाड़ी चला रहा है तो ट्रैफिक पुलिस जानते हैं कि उसको जांच करता है कि शराब पी के आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं। तो उनके पास एक डिवाइस रहता है जिसको वो जो भी ड्राइवर है उसके मुंह में डालते हैं और कलर चेंज हो जाता है। देखिएगा उसका कलर ग्रीन हो जाता है। आप नहीं, लेकिन अगर सुने होंगे कभी, पढ़े होंगे तो आपको पता चलेगा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर शराब पी के गाड़ी चला रहा है और ट्रैफिक पुलिस उसके मुँह में वो डिवाइस को डाला। ओके, अगर वहाँ पर ग्रीन कलर शो करने लगा, ग्रीन कलर शो करने लगा उसके डिवाइस में, इसका मतलब उस व्यक्ति ने शराब पिया है। तो वो किसके कारण होता है, पोटेशियम डाइक्लोरेट सल्फ्यूरिक एसिड। पोटेशियम डाइक्लोरेट सल्फ्यूरिक एसिड को मतलब वहाँ से वो चेक करता है, मतलब जो हमारा श्वास का परीक्षण जो चेक करता है ट्रैफिक पुलिस ड्रंकन ड्राइविंग केस में, ब्रीथ टेस्ट जो होता है, श्वास का परीक्षण करता है। उसको कहता है फूकने के लिए, आप फूको, जैसे फूकेगा उसमें स्मेल आएगा उसका अल्कोहल का, तो उससे वो उसका कलर चेंज हो जाता है। ओके, तो उसके अंदर हम ये चेक करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड का वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो पुलिस द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला श्वास परीक्षण क्या होता है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, याद रखिएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट नहीं है, पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है। ऑल राइट, सी ऑप्शन करेक्ट है। 87 एक कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों को संयोजित किए जाने से संबंधित सूत्र है, मतलब मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ए सेल डिपेंड्स ऑन द फॉर्मूला। एक सेल के अंदर, किसी एक सेल के अंदर कितना सारा हम इलेक्ट्रॉन को डिपॉजिट कर सकते हैं या उसको संयोजित कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2n²। ओके, 2n², सिंपल है। 87 का सी। 88 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्रिस्टलीय ठोस है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमॉर्फस सॉलिड। अक्रिस्टलीय मतलब एमॉर्फस, एक होता है क्रिस्टलीय क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा होता है एमॉर्फस सॉलिड। तो जो हमारा क्वार्ज होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, ये क्या होता है, तो अक्रिस्टलीय मतलब एमॉर्फस सॉलिड होता है। याद रखिएगा, क्वार्ज ग्लास जो होता है, क्वार्ज ग्लास सिलिकॉन, जिसको सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी कहते हैं, ये हमारा एक प्रकार का अक्रिस्टलीय या एमॉर्फस सॉलिड है। तो 88 का डी। नेक्स्ट, रैम का अर्थ क्या था, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये तो आराम से जानते होंगे। 89 का सी, रैंडम एक्सेस मेमोरी।
नेक्स्ट 99 क्वेश्चन देखते हैं। इस बीच में जो भी क्वेश्चन था दोस्तों वो क्या था, थोड़ा कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन था, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए हम यहाँ से देखते हैं 99। अजैव निम्नीकरण कचरे से छुटकारा पाने के सर्वोत्तम साधनों में से एक है। जो भी हमारा अजैव है मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल, आप जानते हैं कि नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब प्लास्टिक वगैरह है, वो हम चाहते हैं कि उससे हम किस प्रकार से छुटकारा पाएँ। प्लास्टिक का हो सकता है, बहुत सारे ऐसे जो नेचर में बायोडिग्रेड नहीं होता, नेचर में डिकम्पोज नहीं होता है, लेकिन हमको उससे निजात पाना है तो हम उसका बेस्ट तरीका यही कि आप उसका रिसाइकलिंग करके बार बार उसका रिसाइकिल करें। टायर वगैरह है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें जिसको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल उसका हम रिसाइकिल ही कर सकते हैं। प्लास्टिक वगैरह है उसका हम रिसाइकिल ही कर सकते हैं। बर्निंग आप जलाइएगा, ये बहुत गलत तरीका है, उससे जो स्मेल निकलता है या उसमें जो केमिकल जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, बहुत ही टॉक्सिक गैस रिलीज होता है। डंप करने के बाद प्लास्टिक अगर पॉलीथीन को आप डंप करते हैं सैकड़ों साल तक वो एज इट इज रहता है, वो डिकम्पोज नहीं होता है, तो ये भी बढ़िया तरीका नहीं है। बर्निंग भी वही हुआ, गाड़ना हुआ, तो सबसे बेहतर तरीका है कि आपका उसका पुनर्चक्रण या रिसाइकिल करें। 80 देखिए, बायोगैस के संबंध में कौन सा सही है, मतलब करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू बायोगैस, बायोगैस के बारे में कौन सा इसमें सही है। तो बायोगैस में किण्वन द्वारा उत्पादित गैस होता है। जो भी बायोमास है, गैस प्रोड्यूस द फर्मेंटेशन ऑफ बायोमास, जो गैस जो है बायोमास मतलब क्या, हमारे घरों से मान लीजिए बचा हुआ खाना बच गया, कह सकते हैं कि वेस्ट फूड हो सकता है, आपका प्याज का छिलका हो सकता है, फल का छिलका हो सकता है, इस प्रकार का जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ये सब क्या मिलता है, कुल मिला के इसको बायोमास कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोमास, जो बायोडिग्रेडेबल है, जो डिकम्पोज हो सकता है नेचर में। इसी का बाद में अगर फर्मेंटेशन करा दिया जाए तो यहाँ से एक प्रकार का गैस निकलता है जिसको हम बायोगैस कहते हैं। ऑलराइट, 100 का सी हो गया दोस्तों, 100 का ए। एक साइड देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो गैस रिलीज होता है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, देखिए प्रकाश संश्लेषण, पौधे अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के थ्रू। वो क्या करता है, CO2, एटमॉस्फेयर से CO2 लेता है, पानी वो अपने ज़मीन से ले लिया, सनलाइट और क्लोरोफिल सनलाइट उसको तो मिल जाता है, एटमॉस्फेयर में सनलाइट मतलब सन से सनलाइट मिल जाता है, और क्लोरोफिल उसके ग्रीन लीफ में क्लोरोफिल होता है, यहाँ से बनाता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन को रिलीज करता है और वाटर को भी थोड़ा बहुत रिलीज करता है। ओके, तो कह रहा है कि कौन सा गैस रिलीज हुआ, तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। किस गैस की मदद से अपना वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से। तो हमसे पूछा है कि कौन सा गैस यहाँ पर रिलीज हो रहा है, लाइब्रेट हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑलराइट, 101 का बी। 102 देखिए, जैव विविधता क्या है, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी क्या है, देखिए तो एक जंगल में कई प्रकार के वनस्पति और जीव, मतलब मेनी टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन वन फॉरेस्ट, मतलब एक ही जंगल में। मान लीजिए बायोडाइवर्सिटी हम किसी एक जगह के देखते हैं, आपने पढ़ा होगा कि वेस्टर्न घाट जो हमारा पश्चिमी घाट है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या, उस पूरे एरिया में जो है, चाहे फ्लोरा हो या फौना, मतलब पेड़ पौधे हो सकता है या जीव जंतु हो सकता है, इनकी जो बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती है। तो किसी एक सेपरेट एरिया में, वो फॉरेस्ट हो सकता है आपका, बायोडाइवर्सिटी आपका ये तालाब हो सकता है, एक अपने आप में एक बहुत बड़ा बायोडाइवर्सिटी है, समुद्र एक अपने आप में बहुत बड़ा बायोडाइवर्सिटी है, और लैंड हो सकता है, फॉरेस्ट हो सकता है, ये सब अपना आप में क्या है, एक बायोडाइवर्सिटी है। तो एक पूरे जो एक कह सकते हैं जंगल कह लीजिए, या पूरे एक सेपरेट इलाका में जो भी वहाँ पर अलग अलग प्रकार के फ्लोरा एंड फौना, मतलब वनस्पति और जीव मिलते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। यही अंतर है दोस्तों। और यहाँ पर है कई वनों में, कई नहीं, मैनी फॉरेस्ट नहीं, मैनी फॉरेस्ट में तो अलग अलग प्रकार के पाए जाएंगे। एक के अंदर हम सिंगल बेसिस पे बात करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पर, जैसे हमने वेस्टर्न घाट के बारे में बात किया, उसी प्रकार से ईस्टर्न घाट है, सबका बायोडाइवर्सिटी अलग अलग है। ऑलराइट, तो एक जंगल में कई प्रकार के जो फ्लोरा एंड फौना मिलते हैं, वनस्पति और जीव मिलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। तो 102 का ए सही है। 103 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का कारण नहीं बनता है, किसके कारण जो है आपका पोल्यूशन नहीं हो सकता है। पेट्रोल का जलाना बिल्कुल प्रदूषण का कारण, इसलिए तो सरकार जो है पेट्रोल में इथेनॉल मिला रही है, ताकि पेट्रोल का कंजम्पशन भी कम हो और इससे जो पोल्यूशन होता है उसको भी कम किया जा सके। तो इससे कारण तो होता है जी, तो हमारा आंसर नहीं हो गया। रबर का जलना, रबर बहुत खतरनाक चीज़ है दोस्तों, रबर हो सकता है, टायर हो सकता है, ये सब क्या है, बहुत ही ज़्यादा लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं, टायर को जलाते हैं। ये कह सकते हैं कि वो अपने आप पे ही कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन का बहुत सारा और भी तरीका है, लेकिन रबर टायर वगैरह को नहीं जलाना चाहिए, प्रदूषण को यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्षति हो जाती है। कहते हैं ना, परस्पर निर्भरता ही जीवन का आधार है, मतलब हमें एक दूसरे की जरूरत है। बिना हम इकोसिस्टम के या अच्छे इन्वायरमेंट के हम सब नहीं जीवित रह सकते हैं। हमारे बिना पेड़ पौधा नहीं है, पेड़ बिना के पौधा के बिना हम लोग नहीं है। ये तो आपको यहाँ कोविड के समय पता ही चल गया दोस्तों, ऑक्सीजन का इतना ज़्यादा क्राइसिस हो गया,
ऑक्सीजन मिल नहीं रहा था। ऑक्सीजन का सिलेंडर लेने के लिए आदमी कहाँ कहाँ भागे दौड़ रहा था, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन की तलाश में कई सारे आदमी की डेथ हो जाती है। और कितना महंगा महंगा ऑक्सीजन का सिलेंडर मिला है इस कोविड के समय, आपने देखा होगा। और ये हमको प्रकृति मुफ्त में देती है ऑक्सीजन दोस्तों, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं विरोध प्रदर्शन के नाम पर या डेवलपमेंट के नाम पर, खुद के तरक्की के नाम पर पेड़ों को बड़े पैमाने पे काट रही है, डिफोरेस्टेशन कर रही है, जिसके कारण जो है ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम रह गया है। पशु पक्षी कह सकते हैं, इस पे जो डिपेंडेंसी है बहुत ज़्यादा, जो पेड़ पौधा है इस पे पशु पक्षी रहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं खतरों में है। और बहुत सारे तो विलुप्त भी हो गए हैं, इनका तो अब आजकल सही डाटा नहीं आता है। और अगर कहीं ऐसा डाटा भी आता है जिसमें इनको कम दिखाया जाता है तो सरकार इसको मानती ही नहीं है। वो सरकार वही डाटा मानती है जिसमें उनका तरक्की हो, प्रोग्रेस दिखाता, उसी डाटा को मानती है। जैसे हाल ही में आपने सुना होगा जो पॉल्यूशन इंडेक्स कह सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक, आपने पढ़ा होगा दोस्तों। इन्वायरमेंट का जो परफॉर्मेंस इंडेक्स आया था, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में, उसमें इंडिया का जो रैंक है ये 180/180 है। मतलब टोटल 180 देशों में सबसे लास्ट स्थान था हमारा है। ये बहुत ही कह सकते हैं शर्म की बात है ये सरकार के लिए, जो पर्यावरण को मतलब पूरी तरह से दोहन कर रहा है। इसमें किसी प्रकार का सरकार काम नहीं कर रही है। बहुत पहले इन्होंने योजना लाया था कि हम गंगा को साफ करेंगे, गंगा को तो साफ नहीं किया, लेकिन उसको और दिनों दिन पोल्यूट करने पर काम कर रही है। ओके, इनका एक ही फोकस होता है कि किस प्रकार से चुनाव जीता जाए। पूरे साल जो है पूरा समय जो पूरा देश है चुनावी मोड में रहे, इतना ही पर इनका फोकस रहता है। ये सब सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कुछ नहीं करता है। इंडिविजुअल लेवल पर जब एक एक आदमी खुद को अवेयर नहीं कर पाएगा, अवेयर नहीं होगा और इसके बारे में नहीं सोचेगा, तो स्थिति बहुत ही नाजुक होने वाली है। जैसे आपको हाल ही फिलहाल में इस बार जो टेम्परेचर का डाउन दिखा, जो टेम्परेचर दोस्तों ठंडा जो पड़ा है इस बार, रिकॉर्ड तोड़ ठंडा पड़ा है। ऐसा लोग कहते हैं कि पहले कभी नहीं पड़ा था, और ये मतलब अप्रत्याशित नहीं है। इस बार जो अब गर्मी भी पड़ेगा, देखिएगा समर के सीजन में जो गर्मी भी पड़ेगा वो भी रिकॉर्ड होगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है बहुत ही भयानक तरीके से हुआ है। इससे पहले लोगों ने जो है प्रकृति को बहुत बुरी तरीके से दोहन किया है, तो उसका परिणाम तो देखेगा ही। ओके, तो खैर ये सब थोड़ा बहुत बोल दिए हैं। तो देखिए किसके कारण प्रदूषण नहीं होगा, तो सौर ऊर्जा, ये अच्छी चीज़ है। सरकार इस पर थोड़ा बहुत कर रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार का सब्सिडी नहीं दे रही है। बहुत महंगा हो रहा है लोगों के लिए, आम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए सरकार को इस पर थोड़ा सब्सिडी देना चाहिए ताकि सबके पहुंच में हो, इससे पोल्यूशन नहीं होता। तो सौर ऊर्जा का उपयोग में किसी प्रकार का पोल्यूशन नहीं है। 103 का बी। 104 देखिए, जैव निम्नीकरणीय कचरे का किसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में परिवर्तित किया जा सकता है। जो भी हमारा बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है, इसको हम किसके मदद से उपयोगी मतलब जो है बाद में हम इसका यूजफुल सब्सटेंस बना सकते हैं। तो बैक्टीरिया, जो भी बैक्टीरिया दोस्तों, आप जानते हैं कि मिट्टी में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया पाया जाता है। हम अगर कोई भी मान लीजिए हमारा जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, आपका कह सकते हैं कि फल का छिलका हो सकता है, प्याज वगैरह का छिलका हो सकता है, आलू का छिलका हो सकता है। आप यदि कहीं पर गड्ढा खोद के उसको छोड़ दे, डंप कर देते हैं, तो 2-3 महीने के बाद देखिएगा एकदम बिल्कुल वो मिट्टी बन जाता है। वो कैसे बन जाता है, तो जो बैक्टीरिया वहाँ आसपास बनते हैं उसको डिकम्पोज कर देता है। तो नेचर के पास अपना फॉर्मूला है कि वो बैलेंस कर लेता है, लेकिन आदमी इतना ज़्यादा ग्रीड हो गया है हर चीज़ को लेके, इसका तो इस्तेमाल करता ही नहीं है। वो क्या करता है, तो पॉलीथीन में बांध के उसको फेंक देता है। तो जो हमारा वेस्ट, फूड वेस्ट है, वो तो डिकम्पोज हो जाता है, बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज तो कर देते, लेकिन प्लास्टिक ये आदमी का बनाया हुआ है। ईश्वर ने जो भी बनाया या प्रकृति ने जो भी बनाया है वो खुद को आपस में बैलेंस कर लेती है। लेकिन मनुष्य ने बहुत ऐसी चीज़ों को बनाया है जो आदमी के लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान भी किया है। तो बैक्टीरिया की मदद से, जीवाणु की मदद से हम उसको डिकम्पोज कर सकते हैं। 4 का डी। 105 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। मतलब इसमें से ऐसा कौन सा फ्यूल है जो मिनिमम इन्वायरमेंट को बहुत कम पोल्यूशन करता है, तो हाइड्रोजन। इस पर काम चल रहा है कि हाइड्रोजन जो है इसी को फ्यूचर ऑफ, भविष्य का फ्यूल इसको कहा जाता है, मतलब फ्यूचर्स फ्यूल कहा जाता है। अगर क्योंकि हाइड्रोजन में कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा, लेकिन इसको थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल है, इसलिए सरकार इस पे काम कर रही है। और बहुत ज़्यादा काम इस पे हुआ भी है। हाइड्रोजन पे बस चलने लगा है आपका पुणे में, तो और भी काम होगा, इससे पोल्यूशन बहुत कम होता है। 105 का ए। डीजल, मिट्टी का तेल, कोयला, ये सब तो दोस्तों पोल्यूशन का बहुत बड़ा स्रोत है। 106 देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या है, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण सौर ऊर्जा को फंसना, मतलब ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज। जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज है, CO2 हम लोग जो छोड़ते हैं दोस्तों, जो भी एनिमल है अर्थ पे रह रहा है, हम सब ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, और इस CO2 का इस्तेमाल पेड़ पौधा करता है। CO2 में एक बहुत बड़ा इफेक्ट क्या कि ये जो है
हीट एनर्जी को, सन से जो हीट एनर्जी निकलता है दोस्तों, जो ऊर्जा निकलती है, उष्मा निकलता है, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, जिसके कारण हमारा पृथ्वी गर्म हो जाता है, इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। तो 106 का ए। 107 देखिए, ओजोन परत का क्या अवशोषित, ओजोन परत क्या अवशोषित करती है, हमने इस पे पहले भी डिस्कस किया था कि अल्ट्रावायलेट रे, जो ओजोन लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर में, वो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रे को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके कारण कि वो अल्ट्रावायलेट रे अर्थ पर नहीं पहुंचता है, और ये इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है। आप जानते हैं गामा एक्स यूवी वीज वाला अगर पढ़ेंगे तो इन सब का वेवलेंथ बहुत कम होता है, जिसका वेवलेंथ कम होगा, लेमडा कम होता है, उसका एनर्जी बराबर क्या होता है, Hc/λ। अगर लेमडा कम तो एनर्जी बहुत ज़्यादा, तो अल्ट्रावायलेट रे क्या होता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब आपके स्किन को पेनिट्रेट कर सकती है, स्किन कैंसर कॉज कर सकता है। तो ओजोन परत इसी को से हमको बचाता है। 108 देखिए, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाया जाता है। ओजोन डे हम लोग कब मनाते हैं, इंटरनेशनल ओजोन डे 16 सितंबर को, 16 सितंबर 1987। देखिए दोस्तों, ये पूरा याद रखिएगा, 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल कनाडा, मॉन्ट्रियल जो है कनाडा में एक शहर है, जहाँ पर ओजोन को संरक्षण के लिए, ओजोन परत के कंजर्वेशन के लिए एक पूरा मतलब वहाँ पर एक बैठक हुई थी, और उसी दिन से 16 सितंबर को ही मतलब कहा गया था कि प्रत्येक साल हम लोग ओजोन दिवस मनाएंगे, ताकि लोगों के बीच में इसकी जागरूकता फैले और लोग इसको समझे कि हमको ओजोन को बचाना है, क्योंकि ओजोन अगर लेयर नहीं रहा है तो हम जानते हैं कि सभी लोग कैंसर से पीड़ित हो जाएंगे। और ओजोन ये स्ट्रेटोस्फीयर में या कह सकते हैं समताप मंडल में जो ओजोन लेयर है, इसमें कहाँ से मतलब क्या ऐसा होता है कि उसमें गड़बड़ी हो जाती है, डिप्लेशन होने लगता है, क्षय होने लगता है। तो CFC आप जानते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में हम सबने पढ़ा है। जो भी लोग फ्रीज इस्तेमाल करते हैं, फ्रीज में कूलेंट के रूप में उसका काम है कि ठंडा रखता है CFC, ये कूलेंट के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। ये CFC जब एटमॉस्फेयर से होकर ये ओजोन लेयर के पास जाता है तो ये उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो CFC का कम से कम प्रयोग हो, इसका कुछ अल्टरनेटिव निकलना चाहिए ताकि ओजोन लेयर हमारा एज इट इज़ बना रहे। ऑल राइट, तो 16 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 देखिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन को उनके जिस काम के लिए वर्ष 1921 में भौतिक में नोबेल मिला वो है 1921 में। देखिए अल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया के बहुत बड़े साइंटिस्टों में से इनका नाम रहा है दोस्तों। इनको कौन से फिजिक्स में से उन्होंने कौन सा काम किया जिसके कारण इनको नोबेल प्राइज़ मिला, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर इन्होंने अच्छे से काम किया। ओके, जिसके कारण इनको 1921 में नोबेल प्राइज़ मिला। तो 109 का ये। 110 देखिए, एक छोटी तरल बूंद का आकार गोलाकार क्यों होता है। कोई भी छोटा जो जैसे रेन ड्रॉप, अगर वर्षा का पानी दोस्तों बहुत छोटा भी रहे तो एकदम गोलाकार को फॉर्म में रहते हैं, मतलब स्फेरिकल फॉर्म में रहता है। किसके कारण होता है, तो सरफेस टेंशन। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हुआ है, BPSC कई बार इसको पूछी है। तो सरफेस टेंशन के कारण, ड्यू टू सरफेस टेंशन। 111 देखिए, निम्नलिखित में से किस परिघटना के कारण रंगीन कांच के महीन पाउडर में कुचलने पर सफेद दिखाई देता है। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना द कलर्ड ग्लास अपीयर, जो भी हमारा कलर्ड ग्लास होता है, अपीयर वाइट इवन व्हेन क्रश्ड इनटू फाइन पाउडर, जब उसको हम फाइन पाउडर में क्रश कर देते फिर भी वो अच्छा हमको दिखता है। रंगीन कांच का महीन पाउडर में कुचलने पर सफेद दिखाई देता है, वो प्रकीर्णन के कारण, किसके, स्कैटरिंग के कारण। याद रखिएगा 111 का बी ऑप्शन सही है। 112, किसी बाधा के ऊपर से गुजरते समय प्रकाश की किरण बाधा के किनारों से अंधकार क्षेत्र में थोड़ी झुक जाती है, यह घटना के रूप में जाना जाता है। मतलब व्हाइल पासिंग ओवर एन ऑब्स्टेकल ए लाइट रे स्लाइटली बेंड्स फ्रॉम द एजेस ऑफ द ऑब्स्टेकल इनटू शैडो रीजन, द फिनोमेना इज नोन एज। मान लीजिए जो लाइट रे होता है, लाइट रे तो स्ट्रेट पाथ में चलता है, तो देखिए किसी बाधा के ऊपर से गुजरते समय अगर बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ गया तो प्रकाश की जो किरण है बाधा के किनारे से अंधकार क्षेत्र में थोड़ा झुक जाती है, थोड़ा झुक जाती है। ये किसके कारण होता है, तो डिफ्रैक्शन के कारण। डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस, ये इस पर सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो डिफ्रैक्शन के कारण होता है। याद रखिए डिफ्रैक्शन। ओके, डिफ्रैक्शन के कारण जो उसका जो है प्रकाश जो है थोड़ा झुक जाता है जब कोई बीच में ऑब्स्टेकल आ जाता है। तो 113 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय रिएक्टर में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मॉडरेटर है। तो मॉडरेटर के रूप में हम किसका इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, तो सबका दोस्तों बाहर हैवी वाटर भी है, ग्रेफाइट भी है, पानी भी है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। हम सभी का इस्तेमाल करते हैं, भारी जल, ग्रेफाइट और पानी सभी का इस्तेमाल हम मॉडरेटर के रूप में करते हैं। तो 113 का डी। 114 देखिए, रेडियोथेरेपी में अल्फा विकिरण का उपयोग नहीं किया जाता है। जो है जो एक रेडियोथेरेपी होती है उसमें हम अल्फा रेडिएशन का यूज़ नहीं करते हैं। कारण क्या है, तो जब मानव त्वचा में प्रवेश करने में असमर्थ है। जो अल्फा रे है उसका मतलब एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो इसलिए इसका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। ओके, तो 114 का ए। आप सुने भी होंगे दोस्तों, पेनिट्रेशन पावर जो होता है सबसे ज़्यादा गामा का होता है, फिर बीटा का होता है, फिर होता है अल्फा का। अल्फा का जो पेनिट्रेशन पावर होता है बहुत कम होता है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। ऑलराइट, 115 देखिए, किसी पत्थर
को एक ढलान वाली सड़क पर ऊपर की ओर उठाने की तुलना में ऊपर की ओर लुढ़काना आसान होता है। मतलब कोई भी पत्थर है सड़क पर ऊपर की ओर उठाने, अगर उसको आप ऊपर की ओर अगर उठा के ले जाते हैं दोस्तों, इससे बेहतर होता है कि हम उसको स्लोप बना के उसको हम ऊपर की तरफ ले जाएं। तो स्लोप बना के ले जाना हमको ज़्यादा फायदेमंद होता है। कारण क्या है? तो देखिए, पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उसे उठाने में किए गए कार्य की अपेक्षा कम होता है। तो लुढ़काने के समय जो हम करते हैं स्लोप के माध्यम से उसको हम ले जाते हैं, तो वहाँ जो वर्क डन होता है कम होता है, लेकिन जब हम उठाते हैं तो उसमें वर्क डन बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि उठा जब रहे हैं आप, तो यहाँ पर देखिए वर्क बराबर क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा। थीटा कितना होता है? यहाँ पर 0 होता है। ओके, तो कॉस जीरो कितना होता है? 1 होता है दोस्तों। तो कॉस 1 होता है तो फोर्स हमारा मैक्सिमम हो जाए, वर्क डन हमारा मैक्सिमम हो जाता है, बहुत ज़्यादा काम मतलब यहाँ पर वर्क लग जाता है। इसलिए उससे बेहतर है कि आप स्लोप पर ले जाएं। एंगल जैसे ज़्यादा बड़ा होगा तो आपका जो है वर्क की वैल्यू कम होगा। 116 देखिए, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही में अवशोषण में शामिल है। जो है ब्लॉटिंग पेपर है, द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंक बाय ब्लॉटिंग पेपर। ब्लॉटिंग पेपर में इंक का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। उसका कारण क्या है? तो केशिका क्रिया प्रभाव, जो कैपिलरी एक्शन होता है, कैपिलरी एक्शन फिनोमेना के कारण ऐसा हो पाता है। ब्लॉटिंग पेपर में स्याही का अवशोषण हो जाता है कैपिलरी एक्शन के कारण। 117, प्रकाश वर्ष, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो दूरी का। प्रकाश वर्ष आपका दूरी का इकाई है, और डिस्टेंस का सबसे बड़ा इकाई है तो पारसेक। 118 देखिए, मृग मरीचिका का कारण क्या है? जो आपका मिरेज होता है, जिसको मृग मरीचिका भी कहते हैं, ये किसके कारण होता है? तो ये यूजुअली आपको कहाँ दिखेगा? तो रेगिस्तानी इलाका में। तो वायुमंडल में विभिन्न जो हिस्सों का तापमान जो अलग अलग होता है, और जिसके कारण जो है एक प्रकार से रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन आप अपवर्तन के बारे में सुने होंगे, लाइट चैप्टर कभी पढ़े होंगे तो उसमें है। तो रिफ्रैक्शन के कारण जो है अलग अलग जगह का टेम्परेचर अलग अलग होता है, तो लाइट रे थोड़ा मुड़ जाती है, जिसको हम मृग मरीचिका भी कहते हैं। तो यहाँ पर ऊँट के बारे में इसको ऐसा समझाया जाता है कि ऊँट को लगता है कि वहाँ पर पानी है, लेकिन ये चीज़ होता है मृग मरीचिका के कारण। वहाँ पर जब ऊँट वहाँ पर जाता है तो उसको पानी नहीं मिलता, फिर वहाँ जाता है तो उसको आगे लगता है कि वहाँ पानी, मतलब मृग मरीचिका में ऐसा उसको दिखता है कि पानी जैसा प्रतीत होता है। ओके, तो इसका यही मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं, एग्जाम्पल वही होता है। तो वायुमंडल में जो अलग अलग जगह तापमान अलग अलग होता है, जिसके कारण मृग मरीचिका का हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 देखिए, तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। जो भी हमारा स्टार है, स्टार आपका अपियर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, बिकॉज ये किसके कारण होता है? तो इसका कारण है कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी का रोटेशन कैसा है? तो वेस्ट टू ईस्ट। और यूरेनस और वीनस, जो हमारा यूरेनस और वीनस जो है कह सकते हैं प्लेनेट जो है दोस्तों, ग्रह जो है, ये आपका ईस्ट टू वेस्ट मूव करती है। और इसके अलावा जो भी प्लेनेट है सब वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। ऑल राइट, ये याद रखिएगा, 119 का जीएस में भी आपको काम करेगा। 120, कंक्रीट की सड़क की तुलना में रेतीली सड़क पर चलना अधिक कठिन होता है। जो भी हमारा कंक्रीट सड़क है उस पर तो आप आसानी से चलती है, सब जगह आप देखते हैं कंक्रीट का ही सड़क है, लेकिन रेतीला सड़क जहाँ पर बालू ही बालू है उस पर आपको चलना थोड़ा कठिन होगा। रेतीली सड़क पर चलना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। कारण क्या है? तो देखिए, रेत और पैरों के बीच घर्षण, कंक्रीट और पैरों के बीच घर्षण की तुलना में कम है। जहाँ पर फ्रिक्शन अधिक होगा वहाँ हम आसानी से चल सकते हैं। फ्रिक्शन अगर होगा ही नहीं तो हम चल ही नहीं पाएंगे दोस्तों। जैसे बर्फ पे आप बिल्कुल मतलब नहीं चला जा सकता, इसलिए बर्फ पे लोग स्लेजिंग करते हैं। आपने देखा होगा पहाड़ी इलाका हम लोग दो एक इस प्रकार से लेते हैं और पैर में कुछ वो लगाते हैं ताकि वो आराम से मतलब फिसल के आगे जा सके। बर्फ पे चलना आसान नहीं है, कारण क्या? फ्रिक्शन नहीं हो पाता बर्फ पे फ्रिक्शन बहुत कम हो पाता है, जिसके कारण बर्फ पे नहीं चला जा सकता है, आपका पैर फिसल जाएगा, फ्रिक्शन है ही नहीं वहाँ पर। यही चीज़ होता है रेतीला सड़क पे। जो आपका सैंडी रोड है, सैंडी रोड में आपका फ्रिक्शन सही से नहीं हो पाता है, तो फ्रिक्शन नहीं मिल पाता, जिसके कारण हम आसानी से उस पर नहीं चल पाते हैं। तो 120 का ए। 121 देखिए, बरसात के दिन में पानी की सतह पर तैरती छोटी तेल की फिल्में शानदार रंग दिखाती है। इसका कारण क्या है? मतलब इन ए रेनी डे जो स्मॉल ऑयल फिल्म फ्लोटिंग ओवर द सर्फेस ऑफ वाटर सो ब्रिलियंट कलर, दिस इज ड्यू टू, ये होता है इंटरफेरेंस के कारण। कई बार क्वेश्चन पूछा है, जो पानी का सतह है, अगर मान लीजिए कोई बरसात का दिन है, पानी का सतह यहाँ पर सरफेस वाटर है, इस पर अगर हम थोड़ा तेल गिरा देते हैं दोस्तों, अगर तेल गिरा दिए तो देखिएगा लाइट जो यहाँ पर जब आता है तो आपको कई सारा जो विवियोर कलर होता है आपका सही सतरंगी कलर में दिखता है, रेनबो की तरह। इसका कारण क्या होता है? इंटरफेरेंस, याद रखिएगा, इंटरफेरेंस के कारण। ऑल राइट, 121 का ए। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी हाल ही में 67 बीपीएससी में पूछा था। 122 देखिए, एक साफ कांच की प्लेट पर पानी की बूंद एक पतली परत बनाने के लिए फैलती है, जबकि पारे की एक बूंद गोलाकार रहती है। इसका कारण क्या है? तो पारे का जो संसर्जन कांच है, तो देखिए उसको कोहेशन फोर्स होता है, कोहेशन ऑफ मरकरी जो होता है वो ग्लास के एडिशन से ज़्यादा होता है। पारे का स्वसंजन कांच के साथ इसके असंजन से अधिक होता है। जो आपका कोहेशन फोर्स होता है मरकरी का, वो कांच के एडिशन फोर्स से अधिक होता है, यही उसके कारण है। ऑल राइट, 122 का बी। तेज देखिए, तारे टिमटिमाते हैं, वाई डज स्टार ट्विंकल, आसान है।
तो क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का जो अपवर्तनांक है, कह सकते हैं रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अलग अलग होता है, जिसके कारण जो है तारे हमको टिमटिमाते हुए दिखते हैं। रिफ्रैक्शन जो होता है, अलग अलग रिफ्रैक्शन होने के कारण हमको तारा टिमटिमाते हुए दिखता है। 24 देखिए, पृथ्वी तल की तुलना में पहाड़ियों में भोजन पकाने में अधिक समय लगता है। कारण क्या है? पहाड़ी पर देखिए, पृथ्वी पर भोजन आपको कम समय में पच जाएगा, पहाड़ों पर भोजन बनाने में टाइम लगता है। इसके पीछे रीजन है कि जो है पहाड़ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, जिसके कारण वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी मतलब बॉयल करने लगता है, वहाँ पर 100 से ज़्यादा बॉयल करेगा, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा भोजन पकाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। देखिए, पहाड़ों में वायुमंडलीय दबाव मैदानी इलाके की तुलना में कम है। बिल्कुल सही बात है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पर कम होता है, ऑक्सीजन कम होता है, इसलिए तो देखते हैं कि जो भी आदमी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ता है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है दोस्तों, पहाड़ है, ओके, अब उसको अपना ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन है नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम है, तो वहाँ पर लेके जाना पड़ता है, तो वहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, और इसलिए पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलता है। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से कम ही तापमान पर वो उबलने लगता है। तो आदमी को लगता है कि मतलब पानी उबलने लगा मतलब खाना हमारा पक जाएगा। यूजुअली जो भी खाना बनाती है उसको क्या लगता है कि अगर हाँ कोई चीज़ उबलने लगा है, सब्जी अगर अल्टीमेटली उबल रहा है बाद में, तो इसका मतलब वो पूरा सब्जी जो है सीज चुका है, बन चुका है। तो वहाँ पर कम टेम्परेचर भी उबलने लगता है, 100 से नीचे ही उबलने लगता है, तो लगता है कि खाना बन गया। लेकिन जब वो उसको खाना को टेस्ट करता है तो कुछ भी चीज़ एज इट इज सॉलिड फॉर्म में ही रहता है। ओके, तो यही कारण है जिससे खाना पकाने में समय वृद्धि होती है, जिसके कारण इसलिए उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसको और टेम्परेचर देना पड़ता है और लंबा समय लग जाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। एक ही कारण है इसका, अगर देखें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पर कम होता है, वायुमंडलीय दाब कम होता है, जिसके कारण जो है प्रेशर भी कम हो जाता है। वायु प्रेशर कम है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट देखिए, अधिक ऊंचाई पर उड़ने पर एक हवाई जहाज के अंदर, कोई हवाई जहाज अगर बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ रहा है तो वायु पंपों के उपयोग से सामान्य वायुमंडलीय दबाव बनाए रखा जाता है। मतलब वहाँ पर अभी बात की थी कि ज़्यादा हाइट पे जाइएगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पर कम होता है, तो क्या करता है वहाँ पर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन करने के लिए वहाँ पर जो है एयर पंप से दोस्तों, जो ताकि हम प्रेशर को अंदर में तो प्रेशर को मेंटेन करना पड़ेगा, तो एयर पंप उसमें रहता है, एयर पंप के माध्यम से वहाँ पर प्रेशर को मेंटेन किया जाता है। नॉर्मल टेम्परेचर जो भी वहाँ पर है मेंटेन किया जाता है। तो 125 का ए। तो ये कुछ क्वेश्चन था दोस्तों, साइंस का बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ऑथेंटिक क्वेश्चन है। बार बार ये सब क्वेश्चन रिपीटेड होता है। आपने इंटरफेरेंस पढ़ा, डिफ्रैक्शन पढ़ा, तारे का टिमटिमाना पढ़ा, उसके अलावा हमने जो है वाटर पर ऑयल की फिल्म से जो रंगीन अलग अलग प्रकार के रंग दिखती है वो किसको, उसका कारण क्या है, तो इंटरफेरेंस था। मरकरी के बारे में हमने पढ़ा, मृग मरीचिका के बारे में पढ़ा। ये सब क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है बीपीएससी में। ओके, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, बार बार इसको पढ़िए दोस्तों। इसको जितना ज़्यादा आप कंठस्थ कर सकते हैं, मतलब जितना ज़्यादा इसको आप डीपली एब्जॉर्व कर सकते हैं, ये सब क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं हर एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हर एग्जाम, आप जो भी एग्जाम देते हैं जिसमें साइंस क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है। तो इसको बार बार देखिए, अच्छे से समझिए। कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, तो अपना ख्याल रखिएगा। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आए दिन हम अच्छी अच्छी चीज़ें अपडेट करते रहते हैं जो आपके एग्जाम के लिए, बस एग्जाम फोकस्ड दोस्तों, हमारा जो पढ़ाई होता है एग्जाम फोकस्ड ही होता है, ताकि हम वही चीज़ आपको डिलीवर कर सके जो आपके एग्जाम के लिए 100% हेल्पफुल होगा। हम बेकार की बातें दोस्तों नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा भी अपना समय है। ओके, इसलिए आप विश्वास करके इन सब सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्तों। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो भी पढ़े। ऐसे ही मतलब आगे बढ़ता है कि हम अगर अच्छा करें, सामने वाला भी अच्छा करे, तभी पूरा संसार अच्छा कर सकता है। ओके, इसी भावना के साथ दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।